अधिवेशन के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी बिहार के, और यही कारण है, जैसा कि श्री झुनझुनवाला जी ने कहा, राज्य सरकार की अनेक समितियों में, परिषदों में इनका प्रतिनिधित्व है। हम लोगों ने अभी जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड गठित किया, निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए, उसमें भी बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल किए गए। तो हमारी सरकार की कोशिश है कि उद्योग से संबंधित और व्यापार से संबंधित मामलों में इनके संगठनों को भागीदार बनाया जाए। अब अभी झुनझुनवाला साहब बोल रहे थे, वो खुद समझ रहे थे कि 15 मिनट बोले, लेकिन मेरी घड़ी के हिसाब से 30 मिनट से आगे पार कर गए। तो बहुत सारी बातों की उन्होंने चर्चा की है। मैं सब बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उद्योग के लिए बिजली का बहुत महत्व है। उद्योग के लिए एक वातावरण का जो महत्व है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब 4 साल में हम लोगों को कानून और व्यवस्था की चर्चा करनी पड़े तो ये मुनासिब नहीं है। ये एक तरह से बार बार एक ही चीज को कहना, वो तो एक सब लोगों को, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको कहा जाए, ये तो महसूस करने की चीज, ये तो सब लोग महसूस कर रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। जो महत्व की एक और चीज है वो है बिजली। मैं इस सवाल को उठाना चाहता हूं, और इस प्रश्न पर आप हम सब एक नाव पर ही सवार हैं। बिहार में पूंजी निवेश के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कुल 256 प्रस्ताव, जिसे राज्य प्रोत्साहन निवेश प्रोत्साहन परिषद ने स्वीकृत किया है। अगर उसमें निवेश के प्रस्तावों में कुल लागत को देखें तो 1,33,962 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। अभी लोग कहते हैं कि निवेश हुआ कितना, तो हम उन्हीं को बताना चाहते हैं कि इसमें सबसे अधिक जो निवेश होना है वो बिजली के उत्पादन में होना। कुल मिलाकर के बिजली के क्षेत्र में मैं देख रहा था कि 95,953 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव, जिसमें निश्चित तौर पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रस्ताव ताप बिजली घरों के लिए। अब ताप बिजली घरों के लिए लोग इच्छुक हैं लगाने के लिए। ये तो सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है, सरकार की तरफ से अलग हो रहा। एनटीपीसी के साथ मिलकर हम काटी का विस्तार करना चाहते हैं। न सिर्फ हम काटी का रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, बल्कि उनका विस्तार करना चाहते हैं। अब उसमें एक बाधा आ गई कि 250 मेगावाट की 2 इकाई हम लोग करना चाहते हैं, तो उसमें सिविल एविएशन ने एक पेंच लगा दिया, कहा कि इसके चिमनी का हाइट एक खास ऊंचाई से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो उसके चलते उसको डाउनग्रेड करना पड़ा। 250 मेगावाट से घटकर 195 मेगावाट की 2 यूनिट लगाने का प्रस्ताव हमारे सामने लाया गया। हमने कहा कि नहीं, 195 मेगावाट की 3 यूनिट लगाइए। तो खैर, उसके लिए हम लोगों का प्रस्ताव है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट का विस्तारीकरण करना चाहते हैं, रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन के अलावे करीब करीब 500 मेगावाट का। फिर एनटीपीसी के साथ हम लोगों ने एक एमओयू किया है। बिहार सरकार और एनटीपीसी दोनों मिलकर नबीनगर में 660 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाएंगे, यानी 2000 मेगावाट का प्रस्ताव है। हमने अपनी तरफ से सब इंतजाम कर लिया, जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। अब ये सब काम हो रहा, और प्राइवेट सेक्टर से कई निवेश के प्रस्ताव हो सकता है इसमें सभी फलीभूत न हो,
लेकिन कई इसमें फलीभूत भी हो सकते हैं और बहुत ही गंभीर लोगों के भी प्रस्ताव हैं। अब वो गोयनका ग्रुप है, उन लोगों ने नालंदा पावर कंपनी करके कहलगांव के पास फिर 35 के पास लगाने का विचार किया। वो पूरे कलकत्ता शहर को बिजली की आपूर्ति करते हैं। ऐसे पावर सेक्टर के महत्वपूर्ण लोग बिहार में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं और बिहार में बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं निजी क्षेत्र में। लेकिन बिजली का उत्पादन तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उनको कोयला का लिंक मिले। चालू पंचवर्षीय योजना में किसी प्लांट के साथ कोयला का लिंक भारत सरकार ने नहीं दिया, लिंकेज नहीं दिया। सवाल तो अगले पंचवर्षीय योजना की हो रही है, वहां भी अभी तक किसी को नहीं मिली है मंजूरी। और इतने प्रस्ताव आए हैं, जब पहल की जा रही है कि कोयला का लिंकेज दीजिए, तो कोयला का लिंकेज तो छोड़ दीजिए, अब उन्होंने एक नया पेंच लगा दिया है, कहा है कि आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात सामने आई जब कांटी का एक्सपेंशन की बात उनके पास गई, तो बूढ़ी गंडक नदी से पानी उसमें जाएगा, पहले से भी लोग लेते हैं। और ताप बिजली घर में कोई बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, थोड़े बहुत पानी की जरूरत होती है। तो उन लोगों ने पेच लगा दिया, कहा कि साहब गंगा बेसिन का कोई पानी आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जल की जरूरत है। और आपको एक नई बाधा डाल दी गई। हमने इस सवाल को उठाया है, अभी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनी है, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री को भी सदस्य बनाया गया है। तो मैं गया था, मैं ही शुरू से था, बाद में हमारे उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जी भी आए और वहां हमने बहुत दिलचस्पी के साथ बैठक में हिस्सा लिया। मैंने इस सवाल को भी उठाया, ये मुझको बता दीजिए कि गंगा नदी में न्यूनतम जल बहाव कायम रहे, ये जवाबदेही गंगा बेसिन के सारे राज्यों की है या सिर्फ बिहार की है? उत्तर प्रदेश में और उसके ऊपर उत्तराखंड में तो सब जगह आपने गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल कर दिया, यहाँ जमुना के पानी का इस्तेमाल कर लिया। जमुना नदी भी गंगा नदी में मिलती है संगम पर। गंगा बेसिन की बात आपने की है, सिर्फ गंगा की बात नहीं की है, गंगा बेसिन की वो सभी नदियां हैं। बक्सर में जब गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में, तो पानी का बहाव है 400 क्यूमेक, और जब वो निकलती है बिहार से तो जल का बहाव है 1500 क्यूमेक। हमने ये वहां इस सवाल को रखा, मैंने लिखित तौर पर भी राज्य सरकार की तरफ से सब कुछ दे दिया। अभी डिप्टी चेयरमैन साहब आए थे प्लानिंग कमीशन के, उनके सामने भी हमने रखा। हमने कहा बताइए, पूरा बाढ़ से तबाह होता है बिहार, हमारी तबाही होती है बाढ़ से, और वही पानी मिलता है और गंगा नदी में ज्यादा बहाव होता है, और हम ताप बिजली घर के लिए भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक नया पेच, अब तक ये बात नहीं थी, अब तक ये बात नहीं थी। बाढ़ एनटीपीसी के लिए हमने ही पहल की थी एनडीए सरकार में, और उस समय तो ये पेच नहीं आया। कहलगांव का एक्सपेंशन हुआ तो उसमें पेच नहीं आया, लेकिन अब ये नया पेच लग गया। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग तो एक प्रश्न को का हल चाहते हैं, तब तक हमारे सामने नया अवरोध खड़ा कर दिया जाता है। तो ये सबके समझने की बात है। कुछ दिन के बाद लोग चिल्लाएंगे, कहेंगे बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, तो कोई बिजली बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करेगा, कोई उसमें आग लगा देगा। पिछले 2 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था ना, मेरा पुतला जलाते थे लोग बिजली के लिए। तो हमने कहा कि अगर मेरा पुतला जलाने से बिहार में बिजली आ जाए, तो पुआल, माचिस सबका खर्चा राज्य सरकार की तरफ से लोग मेरा पुतला खूब जलाई ताकि बिजली आ जाए, और एक एक बात समझाई गई। अब उस समय से तो स्थिति और गंभीर हो गई। उस समय तो हम लोगों ने सपनों में नहीं सोचा था कि एक नया अवरोध खड़ा किया जाएगा कि पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। हम लोग तो कोयला के लिंकेज पर प्रयास कर रहे थे। तो यहां से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, और सारे संगठन है, उन सब लोगों को चाहिए कि इस प्रश्न को मजबूती से उठाएं। ये तो अनर्थ है, ये अन्याय है
आप दूसरी तरफ अपनी ही तरफ से एमिशन को हम कम करेंगे, ये बात भारत सरकार ने कह दिया है, तो एमिशन को कम करेंगे इसका मतलब यही है ना कि जहां लग गया, अब नया तो लगेगा नहीं। हम मांगे कोयला, तो कोयला देने के बजाय पानी का सवाल छेड़ दिया। अब इसके बाद लोग उत्सर्जन की बात करेंगे, कार्बन एमिशन की बात करेंगे। यानी हर हालत में बिहार को बिजली नहीं, और केंद्रीय क्षेत्र से बिजली वो भी नहीं। बिहार को प्रति व्यक्ति कितनी बिजली उपलब्ध है? हम लोग आए थे तो 71 या 72 यूनिट था। देश भर के लिए लगभग 600 से थोड़ा ज्यादा था, और बिहार में 71 था। वो बढ़ करके थोड़ा अभी चूंकि सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुधार हुआ है, तो बढ़ के 90 के आसपास पहुंचा है प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत। तो हमारी ये हालत है, और कहां देश जाएगा प्रति व्यक्ति 1200 यूनिट पर। तो इसका मतलब है कि बिहार में तो अब लगना नहीं, क्योंकि कोयला का लिंक देंगे नहीं, पानी का विवाद खड़ा करेंगे, इसके बाद कुछ दिन के बाद कहेंगे हमारा कमिटमेंट है, हम एमिशन कम करेंगे, तो नई जगहों पर तो लगेगा नहीं। तो आप समझ लीजिए खतरे कैसे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं बिहार को भी नई दुनिया के नए दौर में प्रविष्ट कराना, और वहां दूसरी तरफ हमारे सामने कितनी बड़ी बाधाएं खड़ी की जाती है। और एक बात और खतरनाक हो रही, केंद्र से बैठे हुए लोग बहुत ही खुलेआम कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम अपनी मुट्ठी खोलेंगे। मानो केंद्र में आज जो बैठे हुए हैं उनका अपना निजी कोई धन है वो, कि वो मुट्ठी खोलेंगे। संविधान में व्यवस्था है, योजना के लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, और जो सेंट्रल टैक्सेस में हिस्सेदारी है उसके डिवोल्यूशन के लिए वित्त आयोग बना हुआ है। संविधान में व्यवस्था है, वो हर 5 साल के लिए डिवोल्यूशन की राशि तय करते हैं। लेकिन कहा जाता है, तो ये एक गंभीर मसला है। इसलिए हम लोगों ने सवाल भी छेड़ा था कि भाई हमको स्पेशल स्टेटस दीजिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट हमें बनाइए। तो अब उसको शब्दजाल में उलझाने की कोशिश हो रही है। अब बिहार से ज्यादा किसकी तबाही होती है? बाढ़ का कारण तो कोई घरेलू नहीं है, बाढ़ का कारण तो बाहरी है, अंतरराष्ट्रीय कारण है। तो भरपाई कौन करेगा? हम आज सड़क बनाते हैं, कल टूट जाती है। हमारे जो बाढ़ प्रवण जिले हैं वो उसी प्रकार से दुर्गम हो जाते हैं। आज अभी पल्स पोलियो कैंपेन दुनिया भर में हमारी तारीफ हो रही है, लेकिन वो दुर्गम इलाके हैं जो बाढ़ से हर साल तबाह होते हैं, उन्हीं इलाकों में घूम फिर करके थोड़ा बहुत वो अभी भी उभर कर आ रहा, क्योंकि लाख कोशिश करने के बाद भी आवागमन की असुविधा के चलते हम उसको उस ढंग से अभियान के चलाने के बावजूद भी पूरे तौर पर अटैक नहीं कर पा रहे। तो सब प्रमाण है कि किस तरह से हमारा इलाका दुर्गम है उत्तर बिहार का, और तब कहेंगे कि नहीं साहब आप क्वालिफाई नहीं करते। अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, हमारा बहुत ही नैरो टैक्स बेस है, टैक्स का आधार हमारा बहुत ही संकुचित है। तो फिर बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, तो किसको मिलेगा? हम लोगों ने एक अध्ययन करवाया और आखिरी को कहा कि इसके बारे में बिहार कैसे क्वालिफाई करता है, हकदार है। उन्होंने कागज तैयार किए और 15 मई को उसको जारी किया गया। जब वो कागज जारी होता है तो 16 को रिजल्ट आने वाला था, तो 15 को तो आनंद फानन लोगों ने कह दिया कि हाँ साहब हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और 16 तारीख के बाद उसको भूल गए। तो इस प्रकार से राजनीतिक तौर पर बिहार की अनदेखी की जा रही है, उपेक्षा की जा रही है, और बिहार के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इन सवालों को छेड़ना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, हर फोरम से उठाना पड़ेगा। विशेष राज्य का दर्जा, हमने कहा इनको, जब विधानमंडल के सदस्यों के बीच एक कार्यक्रम था डिप्टी चेयरमैन साहब का, प्लानिंग कमीशन के अहलुवालिया जी का, तो हमने कहा कि इसको यूं ही रिजेक्ट मत करिए, दिस इज द डिमांड, ये मूल मांग है। अगर एक मांग बिहार के लोगों की कोई है
तो कहा जाए कि और सब चीज भूल लो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं माइथोलॉजी में, कहा गया कि एक वरदान मांगो, तो अगर आप किसी बिहारी से पूछा जाए कि एक चीज मांगो, तो वो कहेगा कि विशेष राज्य का दर्जा दे दी। क्योंकि मालूम है कि विशेष राज्य के दर्जा का मतलब है कि कई प्रकार की रियायतें मिलती है निवेशकों को। अगर निवेश करने लोग आएंगे और उनको कर में छूट मिलेगी तो पूरी दिलचस्पी के साथ यहां निवेश करेंगे, और निवेश करेंगे तो औद्योगिकरण होगा, विकास होगा, लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होगा। आज यहाँ के लोग क्यों मजबूर होते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज में जाने के लिए और मजदूरी करने के लिए? और बिहार की बदौलत बिहार के बिना किसी का काम भी नहीं चलता है। लेकिन बिहार के लोगों को प्रताड़ित भी करते हैं, जलील भी करते हैं, अपमानित भी करते हैं। तो अगर यहाँ पूंजी निवेश होगा तो क्यों बाहर जाएंगे लोग, यहाँ काम करेंगे। और फिर तब बाहर के लोगों को भी पता चलेगा कि बिना बिहार के कैसे काम चलता है, कैसे इंडस्ट्री चलती है। अभी मध्य प्रदेश की बात आई तो उसमें किसी ने, जो वहां की स्थिति को लोग जानते हैं, उसने हमसे मजाक किया, कहा कि आप कह दीजिए कि मध्य प्रदेश से हमारे सब लोगों को वापस भेज दीजिए, वहां की इंडस्ट्रीज बैठ जाएगी, वहां की इंडस्ट्रीज बैठ जाएगी। बिहार के लोगों के काम नहीं चल सकता। बिहार के लोग बड़ा मेहनती है, इनके बिना काम नहीं चलता। वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछिए, निवेशकों से पूछिए। तो ये हाल महाराष्ट्र का भी है, यही हाल गुजरात का भी है। याद है श्री सुशील मोदी जी गए हुए थे गुजरात, सूरत में, वहां के लोगों ने इनको कहा कि आप अपील कर दीजिए कि जो बिहार के लोग वापस गए हैं लौट के आ जाएं। इन्होंने कहा कि हम क्यों कहेंगे भाई, अपील करेंगे, हमारे लिए तो खुशी की बात है कि अब यहाँ कम लोग आ रहे हैं, ये तो हमारी सफलता, हम क्यों कहेंगे लोगों को कि आप वहां जाइए। तो ये हालात बन रहे हैं। पंजाब की हालत क्या हुई, वहां की खेती बाड़ी पर असर पड़ गया। तो भाई अगर बाहर आप तंग भी करते हैं तो यहाँ के लोगों के बिना काम नहीं चलेगा। तो हमको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, यहाँ पर लोग पूंजी लगाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बगैर विशेष राज्य के दर्जा के इतने पूंजी निवेश का प्रस्ताव मिला। दूसरा क्या चीज है, एथेनॉल के लिए प्रस्ताव मिला। कोई कहता है निवेश क्यों नहीं हुआ, तो भाई हमारा जो प्रस्ताव है बिजली घर लगाने का, गन्ना के रस से एथेनॉल बनाने का है। अब वो हम लोगों ने यहाँ कानून में संशोधन कर दिया, दिल्ली पड़ा हुआ था, 2.5 साल से पड़ा हुआ, 2.5 साल से भी ज्यादा, अप्रैल 2007 से गया हुआ, आप रिजेक्ट कर दीजिए। लेकिन कोई पूछने वाला है, कोई प्रश्न पूछने वाला है कि एक राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव, और ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये तो विकास से संबंधित है। एथेनॉल के लिए शुगर केन जूस से सीधे एथेनॉल बनाने की का प्रस्ताव है, उसको कुंडली मार के बैठ गए वहां, कोई नहीं पूछता ऐसा। ये तो कमाल की बात है। मुझको तो लगता है अगर दिल्ली में एनडीए की सरकार हुई होती और एनडीए की सरकार में इस तरह से किसी गैर एनडीए शासित राज्य के प्रस्ताव को रोका जाता तो पता नहीं पूरे देश में कितना लिखा जाता, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, और बिल्कुल अंधेर गर्दी हो रही है। ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं। तो ये प्रश्न ऐसे है, और हम देख रहे हैं कि उसका प्रस्ताव लगभग 20,000 करोड़ का, तो जोड़ लीजिए तो इसी के ज्यादा प्रस्ताव है। तो बिहार में तो पूंजी लगाना लोग चाह रहे हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो आप बताइए कितनी पूंजी बिहार में लगेगी, कितने उद्योग धंधे खुलेंगे, कितने लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होगा, यहाँ की आर्थिक गतिविधियां कितनी बढ़ेगी, अनेक प्रकार के रोजगार पैदा होंगे। क्या जरूरत किसी को पड़ेगी बाहर जाने की। तो ऐसी स्थिति में ये हम सब लोगों को ऐसे मौके पर करना चाहिए। लेकिन खैर ये ऐसे प्रश्न है, आप भी जानते हैं, मैंने जानबूझ करके इस समय हमने छेड़ा है कि भाई ऐसा ना हो कि ये कहने सुनने तक बात रहे। आप भी अपनी जुबान चलाते रहिए, आज न कल तो फैसला होगा, आज न कल तो न्याय मिलेगा।
और दूसरे स्तर पर जो मुकाबला करना होगा होगा। कुछ महीने के बाद बिहार की जनता वोट करेगी, हम लोग भी देखेंगे जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं वो लोग उस बात को पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं। हम सब चीजों को भी हम लोग देखेंगे। बहुत कुछ निर्भर करता है, कोई जादू की छड़ी नहीं होती। हम लोगों ने इस माहौल में इतना कुछ करके दिखला दिया है। हमारे पास शासन तंत्र की कमी, अधिकारी कम, कर्मचारी कम, संस्थाओं की कमी, काम करने का तजुर्बा नहीं। यह एजेंसी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वर्क करने वाली उतनी जितना काम हम लोगों के पास है। ये सब कठिनाइयों के बाद भी सड़कें बन रही है, पुलों का निर्माण हो रहा, स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई, अस्पताल में दवाई शुरू हो गई, समाज में एक शांति का और सद्भाव का और प्रेम का माहौल बना। ये अपने आप में कोई साधारण बात नहीं, लेकिन बहुत कुछ करना होगा। और हम तो आप देख रहे हैं ग्रोथ रेट हमारा बढ़ गया। अब ये हम तो कह नहीं रहे, भारत सरकार के मंत्री जो संसद में जवाब दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि देश के औसत विकास दर से ज्यादा बिहार का विकास दर है। लेकिन हमको भी मालूम है ये एग्रीकल्चर सेक्टर और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के कारण हुआ है। ये जारी रहेगा तब जबकि आगे के वर्षों में पूंजी निवेश हो निजी क्षेत्र में, तो ये जारी रहेगा, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। हम किसी से याचना नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं और सलाहियत से हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं। बोलने के लिए तो सब बोलते हैं कि बिहार के बिना देश का विकास नहीं, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आती है तो मैंने 2-3 प्रश्न गिना दिए हैं। गिनाने के लिए तो हमारे पास इतना है, प्रतिदिन हर रोज हम लोग नई चीज देख रहे हैं कि किस तरह से कठिनाइयां उत्पन्न की जाती है। तो मैं इन बातों को ज्यादा कह करके आपको यहाँ रोके रखना नहीं चाहता हूँ। 2-3 बात आपने की है। एक तो कहिए कि 3 महीने में एक बार, तो हमको कोई एतराज नहीं है, 3 महीने में एक बार हो। पहले भी जब केसरी जी वगैरह थे तब भी हमने कहा कि 3 महीने में एक बार अगर हमारे स्तर पर मीटिंग करने से कुछ समस्याएं यहाँ के घरेलू उद्योगपतियों की दूर होती है, उद्यमियों की दूर होती है, तो मुझे खुशी होगी। अगर कोई मामला कहीं अटका हुआ है तो उसको करते। दूसरी बात आपने कही कन्वर्सन वाली बात, खैर वो तो विचाराधीन है, वो अपनी जगह पर होगा। लेकिन जब ओपिसा डिटर्जेंट की फैक्ट्री लगाते हैं तो वहां बैंक कन्वर्सन के नियम को नहीं खोज रहा और बाकी जगह कन्वर्सन खोज रहा। बिहार में जब कन्वर्सन का कोई कानून ही नहीं है, नियम ही नहीं है, तो फिर उसकी जरूरत क्या है? जब उद्योग विभाग और राज्य सरकार उनको अनुमति दे रहा है निवेश की और सारी सुविधाएं उनको देगा, तो फिर उनको क्या गरज है? ये तो सरकार खोजती ना कि आपने हमारे इजाजत के बगैर कन्वर्सन क्यों कर लिया। यहाँ सरकार न्यूट्रल है, करे कोई बात नहीं। तो एक बैंक देता है, दूसरा बैंक नहीं देता। हम आपको वाकया बताते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हमसे मिलने आए थे, उन्होंने क्या क्या सुन करके मुझको अचरज भी हुआ, कभी हंसी भी आई कि बैंक वाले कहते हैं कि स्टेट गारंटी दे दे तब आप लोगों को मदद करेंगे। हमने कहा कि कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए लेंडिंग के लिए स्टेट गारंटी देता है क्या? देश में कहीं होता है क्या? तो ये है जानबूझ करके, यह भी एक बहुत बड़ा अवरोध है। यहाँ के बैंक वाले, यहाँ सीडी रेशियो पर हम लोग चिल्लाते रहे, बुला लिया सबको। भारत सरकार के वित्त मंत्री आ गए, रिजर्व बैंक के गवर्नर आ गए। अब जितनी बार हम लोगों को बुलाते हैं और जितने बड़े लोगों की यात्रा होती है, सीडी रेशियो उतना ही बिगड़ता जा रहा है। अब यही तो हाल देखिए। अब बैंक खोज रहा है, हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है, तो आप खोजने वाले कौन होते हैं? और आप लोग भी कह रहे हैं कन्वर्सन का बना दीजिए। अरे बैंकों के सामने बैठ जाइए और पूछिए कि किस कानून के हिसाब से तुम इस बात का जिक्र कर रहे हो, क्या आवश्यकता? वो एक अलग बात है कि उस पर हम लोग आपके साथ बैठ करके चर्चा करके विचाराधीन है, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। इसमें राज्य को फायदा ही है। कन्वर्सन के लिए हमको राज्य के खजाने में कुछ पैसा ही आएगा, वो अलग बात है। लेकिन बैंक का क्या गरज है साहब? बैंक को क्या मतलब है इससे? स्टेट ने आपके इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया है, इस पर बैंक का क्या गरज है भाई? बैंक का देखना काम है क्या? बैंकों ने अपने यहां बिहार का कोई राजस्व विभाग की शाखा खोल दी है क्या?
कमाल की बात है, ये जानबूझ करके मेरी समझ से तो यह भी एक अवरोध है, क्योंकि मुझको आश्चर्य हुआ उस दिन कि बैंक कह रहा है कि स्टेट गारंटी थी। आप जरा बताइए साहब, मैं तो उनसे पूछने वाला हूं भरी सभा में कि मुझको जरा बताइए, आप में से हाथ उठाइए, फला आदमी को किसने कहा, उस दिन हम डिस्क्लोज करेंगे ना, इनको किसने कहा। कोई तरीका है ये इस प्रकार का अवरोध पैदा करना बैंकों के द्वारा? छोटे मोटे ऋण देने के लिए लोगों को दौड़ाते हैं, एजुकेशन लोन के लिए बच्चों को दौड़ना पड़ता है, और हम लोग जब लोगों से मिलते हैं वहां पर आता है और डिपार्टमेंट की तरफ से लिख कर जाता है सांस्थिक वित्त से। तो ये कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार का अनर्थ है बिहार के साथ। देखिए, अभी मुस्तैदी से सबको एक मत से इन सब चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। अब आप बियाडा की जमीन की बात किए तब भूल गए। देखिए, कभी कभी आप लोग भी मिस करते थे। एक वाकया आया था, बियाडा के नियमों के मुताबिक सब किया गया था, लेकिन ऐसा परसेप्शन क्रिएट हुआ कि सरकार के लोगों ने कोई फेवर किया। आप जरा बताइए, उस समय तो आप चुप थे, खुल करके बोलना चाहिए था आप लोगों को। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि शायद, पता नहीं, हो सकता है, संभव है, ऐसा ही चलता है। यानी हम लोगों तक बियाडा के कागजात आते, हम लोग डिसाइड करते, लेकिन समय रहते तो उसी समय तो बात आ गई, ये तो बहुत ही औने पौने दाम पर लोगों को मिला, तो रिवीजन तो का बैकग्राउंड तो ये है। अब आप कह रहे हैं कि ज्यादा है। जिस समय वातावरण बन रहा था उस समय तो आप चुप थे। तो कुछ तो खुद भी मन को झकझोरिए, न्याय के लिए और जो सच्चाई के लिए उस समय बोलना चाहिए। और हम लोगों को तो खैर किसी चीज की परवाह है नहीं, इसलिए कि मन में कोई न लोभ है, न लालच है, न कोई चीज है। इसलिए हम तो सब चीज को झेलते हैं, देखते हैं, कई तरह की बातों को सुनते रहते हैं। फिर भी आपका जो प्रस्ताव है, या बियाडा के लोग बैठे हुए, सब लोग बैठे हुए हैं, क्या मैं, अगर आप मुझको कहिएगा कि आप रिस्पॉन्ड करिए, तो मैं तुरंत तो कोई रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता हूं। इसलिए नहीं कर सकता हूं कि इसके पूरे एक हल्का सा मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि एक बैकग्राउंड ये हो सकता है, रिवीजन का ये हुआ हो, क्योंकि बहुत कम रेट है, इसका मतलब है रेट ज्यादा है। तो रेट ज्यादा क्या है, बियाडा ने डिसाइड किया होगा। तो उन चीजों पर बात करें, लेकिन जहां तक सवाल है, 3 महीने में एक बार अनेक चीजें ऐसी है जो की जानी चाहिए। शायद आप लोगों की मुलाकात होती रहती है, लेकिन हम एक ही आग्रह करेंगे, भाई मेरे पास मिलने आइए तो जरा एडवांस में अपने मुद्दों को भेज दीजिए। आपको भी मैंने कहा था, केसरी जी भी बैठे हुए, आपके तमाम लोगों को कहा कि भाई हमारे पास मुद्दे तो पहले भेज दीजिए। मुद्दे भेजिएगा तो मुद्दे हमारे कार्यालय से सर्कुलेट होते हैं इशू, और उससे संबंधित विभागों के मंतव्य आते हैं, और वो सारे विभाग के अधिकारी भी बुलाए जाते हैं, तब वो एक फ्रूटफुल मीटिंग हो पाती है। वैसे तो आप हमसे मिलिएगा, हम आपकी बात सुन लेंगे, चाय पिला सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यही तो आप भी करते हैं। जब हम लोग आते हैं तो चाय ही तो पिलाते हैं, आप आते हैं तो हम भी चाय आपको पिलाते हैं। लेकिन उसके लिए मुद्दे पहले भेज दीजिए, हम लोग उसको, उस पर सभी विभागों का मंतव्य मांग करके, और पहले काफी कुछ हुआ है, जो बचे हुए विषय हैं हम लोगों को करने में खुशी होगी। और दरअसल मैं सब मीटिंग में कहता हूं, बाहर के लोग कब निवेश करेंगे भगवान जाने, अपने लोग तो रोज कर रहे हैं निवेश। अपने लोग जो हैं, आप लोग हैं, वो तो रोज कर रहे हैं निवेश, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई यूनिट बना रहे हैं, डाल रहे हैं, और आप ही के ऊपर भरोसा है। दूसरा तो आएंगे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप ही लोगों के पास कभी थोड़ी, हम तो लोगों के पास है। अब पहले था कि बोटेनिकल गार्डन के पास बाहर एम्बेसडर मारुति 800 ज्यादा दिखता था, आजकल जाइए 17 की गाड़ियां दिखती हैं।
तो अब जिनके पास पैसा है वो खर्च रहे हैं ना। अब तो अब आपके पास में जो वाला साहब है कुछ लगा डालिए। बाकी लोगों पर तो भरोसा है, दूसरे लोग तो जब आएंगे तब आएंगे, उनका भी स्वागत है, उनको भी सारी सहायता है। और यही कारण है कि हम लोगों ने तो जो डटे रहे उद्यमी, हम लोगों ने उनको सम्मानित किया था। वह एक जेस्चर था कि जब विपरीत परिस्थिति से आप जूझ सकते हैं तो अनुकूल परिस्थिति में तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और मुझको आप ही से भरोसा है। और जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं को चिन्हित कीजिए। और मुझको मालूम है कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वगैरह कागजात बहुत अच्छा बनाते हैं। अब एक बार आप लोगों ने कही थी रीजनल हब की बात, हम उसको पकड़े। आपने कहा हमारा डेडिकेटेड पोर्ट होना चाहिए, हम लगातार उसको पकड़े हुए। और बगैर रीजनल हब के जो आना चाहता है पटना, सब कहता है पटना में जगह दी। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के लिए जो तय हुई, सब लोग लगे हुए थे पटना। हमने कहा क्यों पटना? पटना में तो कभी पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा तो उसके लिए जितनी जमीन खोजिएगा अलग से हम दे देंगे। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी आई है, हमने कहा कि नहीं मोतिहारी में बनेगी, चंपारण में। बापू आए थे चंपारण, वो एक ऐतिहासिक जगह है। और अंत में अब जाकर लोगों ने माना है, अब जमीन वमीन देखने आ गई थी उनकी टीम, लोग मान गए कि बनना है तो वहीं बनना है सर। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सब लोग पटना के इर्द गिर्द आना चाहते हैं, तो रीजनल हब तो बनना ही चाहिए। तो इन सब चीजों पर और काम करना चाहिए। और आप अध्ययन करके दस्तावेज दीजिए और उसके आधार पर हम लोग बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से, न्याय के दृष्टिकोण से, क्षेत्रीय संतुलन के दृष्टिकोण से जो जो जगहें मुफीद हो सकती हैं रीजनल हब के लिए, उनके लिए हम काम शुरू करेंगे। अब देर क्यों करें, उनके लिए काम शुरू करें और घोषित करें हम लोग कि ये रीजनल हब के रूप में हम इनको विकसित करेंगे। और सारे रीजनल हब को हम एक दूसरे के साथ हाईवे से कनेक्ट करेंगे, हर प्रकार की सुविधा हम देंगे ताकि लोग जाएं। अब बताइए, रहने पटना ही एक जगह है जहां ले दे करके बिहार भर के लोग, अगर उनको अपने शहर के बाद कहीं घर बनाने की इच्छा होती है तो अगर बिहार में बनाना है तो सीधे पटना को ऑप्ट करते हैं। यहाँ तो आग लगी हुई है रियल एस्टेट। लोग कह रहे हैं कि बंबई की बराबरी कर रहा, पूछता नहीं था। फ्रेजर रोड के इलाके में लोग अपना बनाकर रखे हुए थे और किराएदार नहीं मिलता था। आज लोग भागे फिर रहे हैं कि हमको किराया दीजिए, हमको किराया दीजिए। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण है कि बिहार बदला है। अब पटना शहर के बारे में हम चलते चलाते आखिरी बात कर दें। हमने एक बार कहा था, असल मेरे मन में ये सब बातें आती रहती, तो मुझको लगा कि भाई पटना इतना गंदा कर दिया गया। और एक दो जगह हमने प्रयोग करके देखा, बच्चों की खुशी देखते बनती है, बुजुर्गों का संतोष देखते बनता है, महिलाओं की संतुष्टि दिखाई पड़ जाती है। तो हमने कहा पटना को पार्कों का शहर बनाएंगे और हर पार्क यहाँ बच्चों का पार्क हो। तो मेरा मजाक उड़ाया गया, कहा गया कि पटना पार्कों का शहर। तो कल तो कई पार्क का हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया, लोग देख लें। तय करना पटना 41 पार्कों का शहर रहेगा या पार्कों का शहर रहेगा, फैसला तो आपको करना है, हम लोगों को थोड़ी करना है। हमको तो जो जनादेश मिला, हम लगभग अपना काम कर चुके। अब तो जो बचे हुए समय में जो काम कर रहे हैं उसी को जितना दूर तक कर सकते हैं। और पुल बन जाएगी, और सड़कें बन जाएगी, और स्कूल भवन बन जाएंगे, कुछ अस्पताल ठीक हो जाएंगे, यही होगा। बाकी तो सबको अपना फैसला करना है और हम लोगों को किसी चीज का मलाल नहीं है। ये अफसोस कभी नहीं मन में रहेगा कि सोचा उसको करने की कोशिश नहीं की, ये मलाल मन में नहीं रहेगा। हम लोगों ने कोशिश की, बाधाएं आई, हमारा फर्ज है आपको और बिहार के तमाम लोगों को आगाह करना, सचेत करना। निर्णय तो उनको लेना है, किस राह पर जाना है ये बाकी लोगों को फैसला करना है। हम तो जिस प्रकार से आए हैं उसी प्रकार से चादर उतार कर चले जाएंगे। इससे अधिक हमको कोई मतलब नहीं है हम लोग। तो आप लोग भी जब चाहिए तब से ये शुरू हो जाए सिलसिला। बाकी का समय जो बचा हुआ है उसमें
3 महीने पर, आप कहिए हम 2 महीने पर ही आपके साथ बैठने को तैयार है। हमारे पास कोई, हम अधीर तो होते नहीं है, हमको धैर्य 2000 पिटीशन पढ़ने में भी हमको समस्या नहीं होती है, इसलिए आपके साथ बैठने में हमको कोई समस्या नहीं। मुझको खुशी होगी, कुछ समस्याएं आपकी हल हो जाए तो एक संतोष भी होगा। तो आपका काफी बढ़िया अधिवेशन चले।